दोस्तों, जो लोग सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं या फिर जिन लोग का पेपर है सीटेट का, तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरा सीडीपी यानी कि बाल विकास विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। आपका यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन यानी कि वही क्वेश्चन जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जो यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर यानी कि आपके पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चन को इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है टैग वर्ड। तो आपको इसी वीडियो में अंकित सर पूरा यहाँ पे टैग वर्ड बताएंगे। जो लोग पूरा टैग वर्ड पढ़ लेंगे, मैं आपको गारंटी लेता हूँ एक सिंगल क्वेश्चन यानी कि जो भी क्वेश्चन है आप आसानी से बाय यूजिंग टैग वर्ड यू कैन इजिली सॉल्व। तो आप सभी लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं पूरा सीडीपी। और यहाँ पे अंकित सर बताएंगे आपको टैग वर्ड। आप टैग वर्ड की सहायता से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। और जो भी यहाँ पे आपका नोट्स है वो है 99 रुपया। आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, अभी आपको अंकित सर बताएंगे। और इस पूरे नोट्स में आपको मिलने वाला है पूरा सीडीपी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पूरा कंप्लीट टैग वर्ड प्लस आपको यहाँ पे एमसीक्यू और प्लस आपको यहाँ पे ईवीएस का नोट्स मिलने वाला है। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर जो लोग इतना पढ़ लेते हैं आप आसानी से सीटेट को क्वालिफाई कर लोगे। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि आज का वीडियो, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड दीज आर क्वेश्चन आर मल्टीपल टाइम रिपीटेड इन योर प्रीवियस पेपर, सो एवरीवन वॉच फुल वीडियो विदाउट एनी स्किप। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा जाता है। किसने कहा था? तो स्टैनली हॉल ने कहा था किशोरावस्था को तूफानों का अवस्था। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर है कोहलबर्ग ने। अब देखिए, अगर हम लोग ट्रिक के साथ याद करें तो जब आपका मन, जब आप मोरल हो, नैतिक हो, तो आप कितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकते हो, यानी कि कोहलबर्ग। ठीक। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का उद्देश्य क्या है? तो बाल विकास का उद्देश्य होता है सर्वांगीण डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना। अब यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने। मैं एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार 3 बार बोलूंगा ताकि आपको इसी क्लास में सारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से याद हो जाए। मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं संवेग। मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी, इनको बोला जाता है संवेग। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? तो आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत दिया था अब्राहिम मैस्लो। बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने। बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांत को किसने दिया था? यानी कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था सीखने का सिद्धांत। सीखने का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मानव में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मानव में अस्थायी परिवर्तन को कहा जाता है अधिगम। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, खेल पद्धति के जनक किसे माना जाता है? तो खेल पद्धति के जनक को माना जाता है हेनरी कुक। ह्यूरिस्टिक पद्धति है, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक आते हैं आर्मस्ट्रांग। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक हैं विलियम हर्ड किलपैट्रिक। वह कौन सी विधि होती है जिसमें सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है? उसे बोलते हैं आगमन विधि। आगमन विधि में सबसे पहले आप बताएंगे उदाहरण, उसके बाद आप नियम को बताते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है उसके बाद उदाहरण? तो उसे बोलते हैं निगमन विधि। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बोलता हूं, वह कौन सी विधि है जिसमें सबसे पहले उदाहरण उसके बाद नियम? उसे बोलेंगे आगमन। ठीक। और अगर आप इसको उल्टा करोगे, सबसे पहले नियम उसके बाद उदाहरण, उसे बोलेंगे निगमन विधि।
निगमन विधि। निगमन विधि में सबसे पहले नियम आता है, उसके बाद उदाहरण आता है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। देखो सुनो और समझो। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? इसे बोलते हैं प्रदर्शन विधि। एक बार फिर से बोलूंगा, प्रदर्शन विधि में देखो सुनो और समझना होता है। पहले आप देखेंगे, उसके बाद सुनेंगे और उसके बाद समझेंगे। इसे बोलते हैं प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, देखो सुनो और बोलो। देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? इसे बोलते हैं प्रयोगात्मक विधि। यहाँ देखिए, इसमें क्या था, देखो सुनो और समझो, यानी कि देखो सुनो और समझो। आपको पहले देखना है, सुनना है, उसके बाद समझना है, उसे बोलेंगे प्रदर्शन। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए देखो सुनो और बोलो, यानी कि आप यहाँ पे करेंगे प्रयोगात्मक विधि। देखना है, सुनना है, उसके बाद बोलना है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? उसे बोलेंगे आगमन विधि। आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। आगमन विधि किसे कहते हैं बताइए? जो लोग कमेंट में, जो लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, वो लोग बताएंगे कि आगमन विधि किसे कहते हैं, आगमन विधि में क्या होता है। अगला क्वेश्चन, करके सीखने। पहले आपको करना है तब सीखना है, यानी कि आप यहाँ पे प्रैक्टिकल काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल काम को करके सीख रहे हो, उसे बोलेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, इसमें आप करके सीखते हो। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि, जिसमें कि आपका आता है LKG UKG। तो इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं फ्रोबेल। फ्रोबेल। अब यहाँ देखिए, मैं बताता हूँ इसका ट्रिक। किंडरगार्टन, जब आप गार्डन में जाते हो तो आप फ्री में जाते हो, कोई भी पैसा नहीं देते हो। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जब वो जाते हैं गार्डन में तो वो जो है कभी भी पैसा नहीं देते हैं, यानी कि आप फ्री हो, आपको फ्री में जा रहे हो। जो बच्चे हैं खुशी के साथ फ्री में जाएंगे, यानी कि फ्री, यानी कि फ्रोबेल। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, समीपस्थो विकास का सिद्धांत, यानी कि ZPD का सिद्धांत किसने दिया था? तो वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो डाल्टन पद्धति के जनक हैं कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना अवस्था का संबंध उसके विकास के किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से संबंधित है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने से। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? तो श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के दृश्य साधन में अंतर्मुक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम क्या होती है? तो नाम मात्र की भूमिका होती है। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट। अच्छी लिखावट। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल दिया था कैटल ने। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था? एक बार क्वेश्चन आया था कि वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था, तो उसमें जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये वाला ऑप्शन नहीं था, उसमें था संज्ञानात्मक विकास। अब बहुत लोग यहाँ पे डाउट हो गए कि ये क्वेश्चन जो है इसने गलत बताया है, जबकि प्रीवियस पेपर का था उसमें ऑप्शन था केवल संज्ञानात्मक विकास, उसमें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये जो है ऑप्शन नहीं था। तो बहुत लोग यहाँ पे गलत ऑप्शन टिक करके आए थे। देखिए, इसका जो भी सही आंसर होगा वो होगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से क्या होगा? इसी के अनुसार जो है आपका मानसिक विकास होता है। यानी कि जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो दिया था सोशियो कल्चर थ्योरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है? संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक विकास होता है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक अंतःक्रियाओं सांस्कृतिक एवं भाषा के माध्यम से होता है।
तो इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आपका है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो वाइगोत्स्की का जो भी यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास है वो जाना जाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास 3 विद्वानों ने दिया था। पहला आपका है जीन पियाजे, दूसरा आपका है ब्रूनर और तीसरा है वाइगोत्स्की। ठीक, एक बार फिर से बोलता हूं, संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया था? तो इसका आंसर होगा 3 विद्वानों ने दिया था, जिसका नाम है पहला जीन पियाजे, दूसरा है ब्रूनर और यहाँ पे तीसरा है वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो अधिगम के द्वारा। अब यहाँ देखिए, अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। अपनी चारों तरफ जो आप देख करके सीखते हो, या फिर अपने समाज में, या फिर अपनी चारों तरफ देख करके जो भी यहाँ पे आप अपने अंदर ग्रहण करते हो उसे बोलते हैं अधिगम, यानी कि सीखना, लर्न करना। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है? तो बालक का सामाजिकरण प्रारंभ होता है 0 से 5 वर्ष की अवस्था में। इसे बोलते हैं शैशवावस्था। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? इसका आंसर हो जाएगा अपनी माँ को। अगला क्वेश्चन, बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण होता है? इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होता है? तो नकारात्मक सोच होता है उत्पन्न किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। अगला क्वेश्चन, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? स्कीमा सिद्धांत के जनक हैं जीन पियाजे। कोलहर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोलहर जो है संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है इसका क्रम। तो सबसे पहले होगा संवेदिक पेशी अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और उसके बाद होता है अमूर्त। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है क्रम से, सबसे पहले संवेदिक पेशी अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त, उसके बाद अमूर्त। अब देखिए, कभी कभी इसका एज भी पूछ लेता है। तो संवेदिक पेशी अवस्था में आता है जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब अगर आपको यहाँ पे याद करना है मूर्त यानी कि हम जिएंगे साथ साथ और हम मरेंगे साथ साथ, तो यानी कि आप यहाँ पे मूर्त को मरने से लीजिए कि हम साथ साथ मरेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे सबसे पहले जो एज यहाँ पे स्टार्ट होगा, जो भी यहाँ पे वर्ष स्टार्ट होगा वो होगा 7 से। हम साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे। कौन? हम मतलब 1 और यहाँ पे 2, यानी कि हम दोनों साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे, यानी कि आपका यहाँ ट्रिक बैठ जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सबसे पहले स्टार्ट होगा 7 से 12 वर्ष। अब देखिए, उसके बाद आता है अमूर्त यानी कि 12 से 15 वर्ष। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो 2 से 7 वर्ष में, 2 से 7 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था को बोलते हैं संवेदी गत्यात्मक अवस्था। ये ठीक। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है? इसका आंसर होगा ठोस संक्रियात्मक अवस्था। एक बार फिर से बोलता हूँ, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है? तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने सृजनशील
प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो 5 चरण बताए हैं। सबसे पहले आपका है संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, उसके बाद मूल्यांकन। एक बार फिर से देखिए, गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। सबसे पहले आपका है संज्ञान, स्मृति, अपसारी, अभिसारी, उसके बाद मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? उसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी यहाँ पे टाइम होता है 7 से लेकर के 11 वर्ष। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वो है विद्यालय एवं कक्षा में। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? इसका आंसर होगा जीन पियाजे को। जीन पियाजे को। स्ट्रिंग ने कहा था शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। स्ट्रिंग जी ने कहा था विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका आंसर होगा निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अब देखिए, निरंतरता का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो कभी भी समाप्त ना हो, उसे बोलते हैं निरंतरता। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई है? इसका आंसर है जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई है? जीन पियाजे के द्वारा। पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। खोज विधि के जनक कौन है? आर्म स्ट्रॉन्ग। इसे बोलते हैं, खोज विधि का अलग अलग नाम भी है, ह्यूरिस्टिक विधि या फिर अन्वेषण विधि। तो अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में ह्यूरिस्टिक विधि या फिर अन्वेषण विधि के जनक कौन है, तो वो है आर्म स्ट्रॉन्ग। अन्वेषण विधि के जनक कौन है? देखिए, आर्म स्ट्रॉन्ग। पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि होती है? तो पढ़ाने की सबसे अच्छी प्रोजेक्ट विधि होती है। परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। परियोजना विधि के जनक हैं किलपैट्रिक। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन होते हैं? अब देखिए, ये है हिंदी शब्द। अगर पूछा जाए इसका अंग्रेजी शब्द कि माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा DWLN। DWLN। इकाई उपागम के जनक कौन है? तो मॉरिसन। इकाई उपागम के जनक है मॉरिसन। जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? 270। स्वयं की भावना तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि। बिना साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जा सकता है? उसका आंसर होगा सामान्य बुद्धि का। बिना साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जा सकता है? उसका आंसर होगा सामान्य बुद्धि का। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा बीने साइमन। बीने साइमन। एक बार फिर से बोलता हूँ, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो बीने साइमन। जिस भी बच्चे का IQ लेवल 140 से अधिक है, उसे हम रखेंगे प्रतिभाशाली श्रेणी में। अगला क्वेश्चन, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो का। एक बार फिर से बोलता हूँ, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो डिसग्राफिया का। डिसग्राफिया का। एक बार फिर से बोलता हूँ, लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता, अगर यहाँ पूछा जाए लिखने की योग्यता, तो उसे बोलेंगे डिसग्राफिया। अगर पूछा जाए शब्दों के अक्षरों में क्रम को पढ़ने में कठिनाइयों का अनुभव करना, या फिर अगर यहाँ पूछा जाए माइंड से रिलेटेड यानी कि स्मृति से रिलेटेड, तो ये आपका आएगा डिसलेक्सिया से। अगर पूछा जाए लिखावट के बारे में, लिखावट में कमी आना यानी कि लिखावट संबंधित लिखने की योग्यता में कमी आना, तो वो आपका होगा डिसग्राफिया। अगर यहाँ पे पढ़ने में दिक्कत आती है, तो ये आपका हो गया डिसलेक्सिया। तो डिस्थीमिया में
गंभीर तनाव की अवस्था होती है, गंभीर तनाव की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन, गणित को समझने की आवश्यकता, उसे क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। अब यहाँ पे आपका ट्रिक होगा, गणित में आप क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, तो आपका यहाँ होगा कैलकुलिया, कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता है? गणित को समझने में यहाँ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसे बोलते हैं डिसकैलकुलिया। डिसग्राफिया में क्या होता है? डिसग्राफिया में मैं आपको बताया, इसमें लिखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पठन विकार से, यानी कि पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। और अगर मैं आपसे पूछूं गंभीर तनाव की अवस्था, उसे क्या बोलेंगे? बताइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की कमी, यानी कि अगर आपको मैं मौखिक रूप समझाऊं और अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आती है, उसे बोलते हैं अफेजिया। तो निम्नलिखित में से, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, उसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने में असक्षमता कौन सी है? उसे बोलते हैं अफेजिया। क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा कर्ट लेविन। कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो कर्ट लेविन गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित थे। एक बार फिर से देखिए, अगर पूछा जाए कि क्षेत्र सिद्धांत का जनक कर्ट लेविन, अब यहाँ पे पूछा गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्ट लेविन किस विचारधारा से संबंधित थे? तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित थे। कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो जीवन में विभिन्न क्षेत्रों से, आपकी लाइफ से, आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो अधिगम यानी कि लर्निंग प्रोसेस, जो भी यहाँ श्रेणी है, इसका क्रम सिद्धांत दिया था रॉबर्ट गेने ने। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? अब यहाँ पे सभी लोग याद करिए, इसका जो भी क्रम है, सबसे पहला क्रम आता है संकेत, उसके बाद उद्दीपन, उसके बाद श्रृंखला, उसके बाद शाब्दिक, उसके बाद विभेदी, उसके बाद प्रत्यय, उसके बाद अधिनियम या फिर सिद्धांत अधिगम, उसके बाद होता है समस्या समाधान। तो जब आप ये पूरा सीख जाओगे, इसका ट्रिक होता है क्या? जब आप ये पूरा सीख जाओगे, उसके बाद तभी आप यहाँ सभी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हो। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉबर्ट गेन के अनुसार अधिगम यानी कि सीखने का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो संकेत अधिगम, यानी कि आप यहाँ पे संकेत के द्वारा सिखाते हो, तो वो आपका होता है संकेत अधिगम। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट गेन के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर क्या है? देखिए, सबसे उच्च, तो सबसे उच्च यहाँ पे क्या था? समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। ठीक, तो इसका आंसर हो गया ये। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो कोहलर जी ने किया था। चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? स्किनर ने। बुद्धि का प्रदर्श नमूना यानी कि सैंपल सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने। बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु सम प्रत्यय किस विद्वान ने दिया था? तो अल्फ्रेड बीने ने। कब दिया था? 1905 में। एक बार फिर से देखिए, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु सम प्रत्यय किस विद्वान दिया था? तो अल्फ्रेड बीने ने दिया था 1905 में। अगला क्वेश्चन, अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला, इसका आंसर होगा मंद बुद्धि, दूसरा होगा कुशाग्र बुद्धि और तीसरा होगा औसत बुद्धि। तो अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला आपका होगा मंद बुद्धि, दूसरा आपका होगा कुशाग्र बुद्धि, तीसरा आपका होगा औसत बुद्धि। भाटिया परीक्षण संबंध किससे है? तो भाटिया परीक्षण संबंध है बुद्धि को नापने से। एक बार फिर से बोलता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था मल्टीपल टाइम। दीज आर क्वेश्चन आर मल्टीपल टाइम रिपीटेड इन योर प्रीवियस पेपर कि भाटिया परीक्षण किससे संबंधित है? तो भाटिया परीक्षण बुद्धि को नापने से संबंधित है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, वेस्लर परीक्षण का संबंध किससे है?
तो वेस्लर परीक्षण का संबंध है बुद्धि को नापने से। अष्टन के सूत्र में संशोधन किसने किया? अष्टन के सूत्र में संशोधन किया था टर्मन ने। एक बार फिर से बोलता हूं, टर्मन जी ने अष्टन के सूत्र में संशोधन करने का काम किया था। अगला क्वेश्चन, बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? तो जर्मनी में। कब? 1879 में। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो वेस्लर महोदय जी ने दिया था 1960 में। अंधों की लिपि के जनक कौन है? तो अंधों के लिपि के जनक हैं लुई ब्रेल। लुई ब्रेल। अगला क्वेश्चन, LKG व UKG, इसका जो है जब यहाँ पद्धति है LKG से UKG, तो इस पद्धति के जनक कौन है? फ्रोबेल। फ्रोबेल। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? तो नर्सरी पद्धति के जनक है मारिया मांटेसरी। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया था? तो थार्न डाइक जी ने दिया था। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत दिया था थार्न डाइक जी ने। अगला क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया या फिर क्लासिकी अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव जी ने दिया था। पावलोव। और मैं अगर इसका जो है ट्रिक बताऊं कि अनुकूलित अनुक्रिया या फिर क्लास, जब आपको बहुत ही ज्यादा लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो आप पूरा यहाँ पे क्या होते हैं, अपने जो भी यहाँ पे सपोज के यहाँ प्रेम का है वो आपकी लगाते हैं क्लास, और आप वहाँ पूरा कूल नहीं रहते हो, अनुकूल रहते हो। तो अगर यहाँ पूछा जाए कि अनुकूलित अनुक्रिया या फिर क्लास इसकी अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया था? तो लाव यानी कि पावलोव। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर जी ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास होगा तभी आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होगा। तो इसीलिए जीन पियाजे हमेशा संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, वह कौन वैज्ञानिक हैं जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने हैं? उनका नाम है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे सबसे पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, उसके बाद मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक को बालक के कौन सी जानकारी होनी चाहिए? यानी कि अगर शिक्षक को बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो बालक का कौन सा जानकारी शिक्षक के पास होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार। अगर शिक्षक को बालक के व्यवहार के बारे में जानकारी है तभी उसका सर्वांगीण विकास कर सकता है। सर्वांगीण विकास कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्चे का मानसिक विकास करना, बच्चे का सामाजिक विकास करना, बच्चे का सांस्कृतिक विकास करना, इसे बोलते हैं सर्वांगीण विकास करना। यानी कि मानसिक विकास, यानी कि सामाजिक विकास, यानी कि यहाँ पे आपको हो गया सांस्कृतिक विकास। तो बालक का सर्वांगीण विकास कब होगा? जब शिक्षक को बच्चे के व्यवहार के बारे में जानकारी होगी। अगला क्वेश्चन, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा एल्बर्ट बंडुरा। एल्बर्ट बंडुरा जो है मनोवैज्ञानिक, इन्होंने बताया कि बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। समाजीकरण का अर्थ क्या होता है? समाजीकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजित होना, समाज में घुल मिल जाना, समाज में समायोजित होना, उसे कहते हैं समाजीकरण। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था होती है? सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था होती है? उसे बोलते हैं किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान शिशु में सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होती है। अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कौन सा रखना चाहिए? तो प्रेम भाव से, स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में
अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो परिवार एवं पड़ोस। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे बोलते हैं पूर्व क्रियात्मक अवस्था। अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला आपका हो गया धनात्मक, शून्यात्मक और तीसरा आपका है ऋणात्मक, यानी कि प्लस, जीरो और यहाँ पे ऋण। तो अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, शून्यात्मक और यहाँ पे ऋणात्मक। धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्षैतिज, उसके बाद ऊर्ध्वज यानी कि लंबवत और उसके बाद द्विपार्श्विक। गणित संबंधी देखिए, गणित में आप क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो, यानी कि डिसकैलकुलिया। पठन में यानी कि पढ़ने में अगर यहाँ पे असमर्थता है उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। लिखने में अब यहाँ देखिए बहुत सारे लोगों का डाउट होता है पढ़ने में लिखने में क्या होता है, कौन सा विकार होता है? तो पढ़ने संबंधी में डिसलेक्सिया और यहाँ पे लिखने में तो आप यहाँ ट्रिक देखिए, यहाँ लास्ट में ग्राफ, यानी कि अगर आप अच्छा आपका ग्राफ होगा, जैसे कि अगर मुझे लिखना है रे, तो अगर मैं इसको अच्छे से हमें ग्राफ करने आता है तो मैं सही से लिख लूँगा। तो जहाँ भी लिखने हैं यानी कि तुरंत आप यहाँ अपने माइंड में नोट करिए ग्राफ, यानी कि डिसग्राफिया। और अगर यहाँ पढ़ने में तो यहाँ पे लेक्सिया, लैक मतलब कमी है, किसमें कमी है? पढ़ने में, तो डिसलेक्सिया। सो दी आर ट्रिक फॉर लर्न पढ़ने एंड लिखने। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पूछा जाए कि लिखना, पढ़ना और बोलना संबंधित विकारों को क्या कहा जाता है? तो डिसप्रैक्सिया। अब यहाँ देखिए, अगर आप सही से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ना ही आप लिख पाओगे, ना ही आप पढ़ पाओगे और ना ही आप बोल पाओगे। तो आपको हो गया डिसप्रैक्सिया। अगला क्वेश्चन, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इरिक्सन ने। समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। जब बच्चे यहाँ पे शैशवावस्था होते हैं तो सभी के पास यहाँ पे समायोजित हो जाते हैं, तो समायोजन की अवस्था शैशवावस्था में होती है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी होती है? 6 वर्ष। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो औपचारिक शिक्षा कहते हैं जो शिक्षा संस्थानों में, विद्यालय में, स्कूल में दी जाती है उसे बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। और यहाँ देखिए, अनौपचारिक क्या होता है? जब आप शिक्षा किसी एक व्यक्ति के पास पर्टिकुलर जाकर देते हो, यानी कि आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा, घर में दी जाने वाली शिक्षा, तो वो होती है अनौपचारिक। और औपचारिक क्या होता है? जो शिक्षा संस्थानों में, विद्यालय में, स्कूल में, संस्था में दी जाती है वो होती है औपचारिक। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की क्रिया कब चलती है? तो समाजीकरण की क्रिया जीवन भर चलती है। बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? तो 3 माह में। शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो शर्म की अवस्था बाल्यावस्था कहते हैं। आपस झगड़े की भावना कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में। जो उसके जितने समीप होंगे, करीब होंगे, तो उसी के सक्रिय सदस्य बनते हैं। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि बाल्यावस्था के पहले। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा है? इदम में। ईदम। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद किसे जन्म दिया? तो प्रयोजनवाद प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। अगला क्वेश्चन, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था होती है? ईर्ष्या भावना बाल्यावस्था में होती है। अगला क्वेश्चन, बालक मानव ध्वनि एवं अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीखता है? तो 1 माह में। अगला क्वेश्चन, अंतरामुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो बहिर्मुखी का।
अंतरामुखी में और बहिर्मुखी में, इन दोनों में सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो बहिर्मुखी का। बहिर्मुखी। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? तो 8 अवस्था में। एक बार फिर से बोलता हूं, एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन को 8 अवस्था में बांटा है। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने और कब और कहां पर स्थापित किया? तो विलियम ने किया था। किसने किया था? विलियम ने। कब किया था? 1879 में। कहां पे किया था? जर्मनी में। एक बार फिर से बोलता हूं, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने किया था? कब किया था और कहां पे किया था? तो विश्व में सबसे पहली बार विलियम बुट ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किया था जर्मनी में 1879 में। शिक्षा में प्रयोजनवाद, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? तो विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मेनकेन। मेनकेन ने कहा कि बच्चों के लिए सबसे अच्छा टीचर, सबसे अच्छा शिक्षक वही है जो खुद को एक बालक जैसा मान ले, एक बालक जैसा बन जाए। उसे बोलते हैं अच्छा टीचर, उसे बोलते हैं उत्तम टीचर। तो ये कहा था मेनकेन जी ने। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था को। पूर्व किशोरावस्था को। अगला क्वेश्चन है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो गुथरी ने दिया था। गुथरी ने प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था। हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक हैं, उनका नाम है C.H. राइस। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मास्लो ने दिया था। अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग करना। अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो मानव व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाती है। यानी कि अपने चारों तरफ से या फिर सीखने से या फिर अपने अंदर ग्रहण करने से आपके अंदर जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं अधिगम। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग करना। तो मानव व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। अधिगम पूर्ण कब होगा? तो मानव व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए तब यहाँ पे अधिगम पूर्ण हो जाएगा। संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान होता है। किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान होता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक हैं वाटसन। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान में एक होता है मनोविश्लेषण करना, यानी कि पूरे मन को एनालिसिस करना। तो मनोविश्लेषण मनोविज्ञान के जनक कौन है? इसका आंसर होगा सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया था? टर्मन ने। बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र टर्मन ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो जॉन डेवी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक और जॉन डेवी। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मल्टीपल टाइम रिपीटेड इन योर प्रीवियस पेपर। दोस्तों, अगर आप भी सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, बहुत ही कम समय है, आप सभी लोगों को पता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को सारे के सारे ऐसे टैग वर्ड के बारे में बताने वाला हूं और इसी ही टैग वर्ड के बेसिस पर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन को यहां पर कराने वाला हूं। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मेरा 100% गारंटी है आपका पेपर, जिन लोगों का 7 फरवरी को होने वाला है या फिर जिन लोगों का 8 फरवरी को पेपर होने वाला है, तो मेरा 100% गारंटी है, लिख करके ले लो, आपके पेपर बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे टैगवर्ड आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं जो कि डायरेक्ट आप देखते ही करेक्ट आंसर को चूज कर लेंगे कि हाँ, ये आंसर आपका करेक्ट है। और ऐसे वीडियो आप सभी लोगों को एग्जाम के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या फिर 4 दिन पहले देखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज एकदम रटने वाली शब्द होते हैं। और अगर ऐसे शब्द को आप रट लेते हैं तो आप याद कर लेना
कि एकदम अच्छे पेपर आपके होने वाले हैं। और हाँ, ऐसे ही आप सभी लोगों के लिए मैंने 3 से 4 पीपीटी बनाया हुआ है, जिसमें एक सीडीपी के पूरे थ्योरी के बारे में, सबके सिद्धांत के बारे में एक ट्रिक के बेसिस पर पीडीएफ बनाया गया है। ऐसे ही एक ईवीएस का पूरा कंप्लीट नोट्स बनाया गया है, वो भी पीडीएफ के फॉर्मेट में है। एक ऐसे सीडीपी के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी एक पीडीएफ है। और एक आपका टैगवर्ड वाला ये पीडीएफ है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, चारों पीडीएफ को, तो ये चारों पीडीएफ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इसी ही वीडियो में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उसी ही नंबर पर मात्र और मात्र 99 रुपए पेमेंट करना है। पेमेंट करके उसी ही नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। वहीं पर आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे एकदम आसान भाषा में। अगर आप उस पीडीएफ को ले लेते हैं और थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं तो गारंटी है आपका सीटेट एकदम अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। तो जो लेना चाहते हैं उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टैग वर्ड के बेसिस पर। सबसे पहला टैग वर्ड है वो है पॉजिटिव टैग वर्ड। मतलब इन शब्दों में के विकल्प होने पर, अगर मान लीजिए ऐसे विकल्प आपको दिख रहे हैं तो 99% संभावना रहता है कि वो सही ही होता है, जिसको पॉजिटिव टैग वर्ड बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल बात करें, अगर आपको कहीं पर सक्रिय सहभागिता दिख जाता है, अन्वेषण या खोज दिख जाता है, कहीं पर हस्तपरक अनुभव दिख जाता है, या फिर कहीं पर अवसर देने की बात आ जाता है, या फिर कहीं पर विविधता का सम्मान आ जाता है, या फिर कहीं पर मातृभाषा को संसाधन मानना आ जाता है, या फिर कहीं पर वास्तविक जीवन से जुड़ाव की बात आ जाता है, तो इस तरह के वर्ड अगर आपको कहीं भी दिखता है तो 99% चांस रहता है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है आपके, वो करेक्ट ही हैं। तो इसको आप नोट कर लेना। और भी कुछ ऐसे टैग वर्ड होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग की बात आ जाता है, मतलब कि समालोचनात्मक चिंतन की बात आ जाता है, एरर एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग की बात आ जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड की बात आ जाता है, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात आ जाता है, या फिर सीसी मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात आ जाता है, जिज्ञासा बढ़ाने की बात कहीं पर आता है, कहीं पर प्रोत्साहित करने की बात आ जाता है, कहीं पर लोकांतरित वातावरण की बात आ जाता है, या फिर कहीं पर क्रिएटिविटी की बात आ जाता है। तो इस तरह के वर्ड अगर आपको ऑप्शंस में देखते हैं तो ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं 99% चांस रहते हैं कि ये करेक्ट वर्ड हैं। ठीक, तो इसी को बोला जाता है पॉजिटिव टैग वर्ड। तो इन बातों को रट के रखना है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए कहीं पर किसी चीज का चर्चा में शामिल करने की बात आ जाता है, लचीलापन की बात आ जाता है, चर्चा में शामिल करने की बात आ जाता है, लचीलापन का बात आ जाता है, अधिसंज्ञान का बात आ जाता है, मतलब अपने सोच के बारे में ही सोचना, अधिसंज्ञान, पार मचान, बच्चे को संकेत या अस्थायी मदद देना हो सकता है, या फिर मान लीजिए कहीं पर समीपक्ष का विकास, जिसको जेडपीडी बोला जाता है, वह दायरा जहां बच्चा मदद से सीख सके, कोई भी चीज सीखना हो तो किसी के थ्रू सीख सके, वो होता है क्या, स्क्रैप होल्डिंग। ठीक, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वह दायरा जहां किसी के मदद से सीख सके बच्चा। ठीक, अब देखिए सहयोगात्मक अधिगम, बच्चों का आपस में समूह बना करके सीखना, वो क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम। तो इस तरह के कभी कभी थ्योरी वाले पार्ट भी पूछ लेते हैं कि ये क्या चीज है, बच्चों का आपस में समूह बना करके सीखना, वो क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम। प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करने पर आधारित, करके सीखने पर आधारित होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, उसको बोला जाता है प्रगतिशील शिक्षा। वहीं पर अगर कहीं पर लिखा है बहुआयामी बुद्धि, जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस बोला जाता है, यह मानना कि हर बच्चे की काबिलियत अलग क्षेत्र में हो सकती है, एक समान क्षेत्र में सभी लोगों का काबिलियत नहीं हो सकता है, यह होता है बहुआयामी बुद्धि। समझ में आया। उसी तरह से एक होता है वर्ड जिसको बोला जाता है स्व नियमन, सेल्फ रेगुलेशन जिसे बोला जाता है। अब सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, बच्चा जब अपनी पढ़ाई की योजना खुद बनाता है, वो खुद बनाता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, कितने बजे घूमना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे लंच करना है। अगर वो अपनी पढ़ाई की योजना खुद बनाता है सारी चीजों को, तो उसको बोला जाता है सेल्फ रेगुलेशन। उसी तरह से एक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है खुले अंत वाले प्रश्न, जिसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है, जिनके कई सही उत्तर होते हैं, मल्टीपल तरह के आंसर हो सकते हैं। ठीक, विविध प्रतिक्षेप, जिसको मल्टीपल परस्पेक्टिव बोला जाता है। परस्पेक्टिव ये क्या होता है, विशेष दृष्टियों में किसी घटना को अलग अलग नजरियों से देखना, वो क्या होता है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव। सब एक नज़र से कोई चीज़ को नहीं देखते हैं, सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ों को देखते रहते हैं। तो इस तरह के जितनी सारे वर्ड आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि अर्थपूर्ण अधिगम, ये क्या होता है, जिसे रटा ना जाए समझा जाए, वो क्या होता है, अर्थपूर्ण अधिगम होता है। उसी तरह से प्रासंगिक संदर्भ क्या होता है, विषय को बच्चे के
आसपास के माहौल से जोड़ना, वो क्या होता है? प्रासंगिक संदर्भ। हस्तप्रत गतिविधियां क्या होता है? शरीर और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके सीखना, वो क्या होता है? हस्तपरक गतिविधियां। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों को जितने सारे वर्ड के बारे में बताएं, जैसे कहीं पर भी हस्तपरक गतिविधियां, सॉरी, अगर मान लीजिए आपको कहीं पर हस्तपरक गतिविधियां, अर्थपूर्ण अधिगम कहीं पर दिख जाए, या फिर स्व नियमन दिख जाए, बहुआयामी बुद्धि दिख जाए, प्रगतिशील शिक्षा दिख जाए, सहयोगात्मक अधिगम दिख जाए, या फिर जेडपीडी दिखाई दे दे, पारमचान दिखाई दे दे, अधिसंज्ञान दिखाई दे दे, लचीलापन दिखाई दे दे, चर्चा में शामिल करना दिखाई दे दे, सृजनात्मक दिखाई दे दे, लोकतांत्रिक वातावरण दिखाई दे दे, प्रोत्साहित करना दिखाई दे दे, कहीं जिज्ञासा की बात आ जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात आ जाता है, समावेशी कक्षा शिक्षा की बात आ जाता है, बाल केंद्रित की बात आ जाता है, त्रुटियों सीखने का हिस्सा कहीं पर आ जाता है, समालोचनात्मक चिंतन की बात आ जाता है, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग बोला जाता है, वास्तविक जीवन से जुड़ाव के बारे में अगर कहीं पर बात आ जाता है, मातृभाषा को संसाधन मानना की बात आ जाता है, विविधता का सम्मान का बात आ जाता है, अवसर देने की बात आ जाता है, हस्तपरक की बात आ जाता है, अवशेषण अन्वेषण खोज की बात आ जाता है, कहीं पर सक्रिय सहभागिता की बात आ जाता है। तो 100% गारंटी आप लोग लिख लो, ऐसे जो वर्ड होते हैं ये ज्यादातर सही ही होते हैं। तो इतने वर्ड को आप लोग रट लो एकदम अपनी जुबान पर, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं निगेटिव टैग वर्ड के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसी तरह से 3 से 4 पीडीएफ आप लोगों को मैं बनाया हूं, जिसमें पहले वाले पीडीएफ में जीन पियाजे के थ्योरेटिकल सिद्धांत के बारे में, मतलब सीडीपी के थ्योरेटिकल पार्ट वाले चीजों को कवर कराया हूं एकदम ट्रिक के बेसिस पर। दूसरे वाले पीडीएफ में आपको ईवीएस का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, वो भी हैंड रिटन नोट्स पूरा का पूरा मिलेगा। तीसरे वाले पीडीएफ में बहुत सारे भर भर के एमसीक्यू का सीरीज मिलेगा, और चौथे वाले पीडीएफ में ये जो टैगवर्ड वाले पीडीएफ हैं ये मिलेंगे। इस तरह से आप लोगों को 3 से 4 पीडीएफ मिलने वाले हैं। इस पीडीएफ को लेने के लिए इसी ही वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर भी एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वैसे भी व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे, या फिर इसी वीडियो के आप स्क्रीन पर देखेंगे एक नंबर दिख रहा होगा, मोबाइल नंबर है, उसी पर आपको व्हाट्सएप करना है। उसी पर व्हाट्सएप क्या करना है, उसी नंबर पर आपको 99 रुपए पेमेंट करना है, मात्र और मात्र 99 रुपए, केवल 99 रुपए पेमेंट करेंगे, सारे पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर तुरंत मिल जाएगा। पेमेंट करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना है, वहीं पर पूरा का पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर मान लीजिए सीटेट के आप कोई भी वीडियो चाहते हैं, वो भी वीडियो का लिंक डायरेक्ट आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर पर्सनली, कहीं पर कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बस मात्र 99 रुपए आपको खर्च करना है, उसी में सारे सीटेट के क्वालिफाई करने वाले सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मेरा गारंटी है आप सभी लोगों से, अगर आप इस पीडीएफ को परचेज कर लेते हैं तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बहुत कम समय है तो केवल इतना ही करके जाओ। केवल 3 से 4 पीडीएफ को कम समय में 4 से 5 बार अच्छे से रट करके जाना है। तैयार कर लोगे तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा और पेपर में भी कभी नहीं भूलोगे। चलिए बात करते हैं, आपकी मर्जी है, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत कम समय है इसीलिए इस तरह के पीडीएफ को मैं बनाया हूं। अब बात करते हैं कुछ निगेटिव टैग वर्ड के बारे में। निगेटिव टैग वर्ड का मतलब होता है कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो कि 99% देखे जाते हैं कि वो क्वेश्चन गलत ही होते हैं। अब आप कहेंगे जैसे, तो चलिए एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। निगेटिव टैग वर्ड, इन शब्दों के विकल्प में होने पर वे विकल्प लगभग में गलत ही माने जाते हैं। 90% चांस रहता है कि ये गलत ही होते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर केवल बात आ जाए, ही बात आ जाए, मात्र बात आ जाए, सिर्फ बात आ जाए कि यही ही है, मात्र यही होगा, सिर्फ यही होगा, केवल यही है, मतलब ये आपका गलत है। कहीं पर रटने की बात आ जाता है, कहीं पर याद करने की बात आ जाता है, कहीं पर कंठस्थ करना, ठीक। तो अगर रटने की बात आता है, याद करने की बात आता है, कंठस्थ करने का बात आता है, तो ऐसे वर्ड लगभग में गलत ही होते हैं। 99% चांस होते हैं कि ये गलत ही होता है। व्याख्यान विधि की बात आ जाता है, मानकीकृत परीक्षण की बात आ जाता है, दंड देने की बात आ जाता है, सजा की बात आ जाता है, भय का बात आ जाता है, ग्रेड, अंक, रैंक देना, इस तरह के अगर बात आ जाते हैं, निष्क्रिय श्रोता की बात आ जाता है, या फिर मान लीजिए कहीं पर भेदभाव, अलगाव, पृथक्करण की बात आ जाता है, कठोर अनुशासन की बात आ जाता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित की बात आ जाता है, शिक्षक केंद्रित की बात आ जाता है, त्रुटियों को अनदेखा करने की बात आ जाता है, रोजगार, व्यवसायिक शिक्षा के लिए अगर बात आ जाता है, सीमित करना की बात आ जाता है, उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए अगर बात कहीं पर आ जाता है, या फिर किसी वर्ड में मान लीजिए कलन विधि पर जोर देने की बात आ जाता है, वेधन और अभ्यास की बात आ जाता है, लैंगिक पक्षपात की बात आ जाता है। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं 99% चांस होते हैं कि ऐसे वर्ड गलत ही होते हैं। तो इसमें आपको सोचना ही नहीं है, ऐसे वर्ड को तुरंत साइड कर देना है कि हाँ ये ऑप्शन आपका गलत है। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड भी गलत होते हैं और इनके थोड़े से थ्योरी को भी आपको समझ लेना चाहिए। जैसे कि अभिसारी की चिंतन बात आ जाता है। अब अभिसारी चिंतन का मतलब क्या होता है? लकीर का फकीर होना, सिर्फ एक ही उत्तर की ओर सोचना, इसको अभिसारी चिंतन बोला जाता है। कलन विधि,
गणित में रटे रटाए स्टेप को फॉलो करना, ऐसे जो वर्ड आपको दिखेंगे मतलब ये गलत ही हैं। क्योंकि इसका मतलब क्या है, कलन विधि का मतलब क्या है, गणित में रटे रटाए स्टेप को फॉलो करना, माइंड का यूज नहीं करना, थिंकिंग नहीं करना, ऐसे वर्ड क्या होते हैं, गलत होते हैं। और देखिए, योग्यता के आधारित समूहीकरण, तेज बच्चों को अलग और कमजोर बच्चों को अलग बिठाना, क्या ये सही बात है? तो इस तरह के वर्ड क्या होते हैं, गलत होते हैं। लेबलिंग, लेबलिंग का मतलब क्या होता है, बच्चों को कमजोर या मंद बुद्धि का ठप्पा लगाना कि ये बच्चा कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये बच्चा कभी ये काम कर ही नहीं सकता, ये बच्चा कभी इस चीज को सीख ही नहीं सकता। क्या इसका ठप्पा लगाना सही होता है, लेबलिंग करना सही होता है? बिल्कुल नहीं, गलत है। पुरस्कार का लालच, वेधन और अभ्यास, व्याकरण के नियम, उसी तरह से आप थ्योरी आप थोड़ा बहुत वीडियो को रोक करके पढ़ लेना आप लोग, जैसे कि अमूर्त से मूर्त, समृद्ध आधारित, जैसे अगर वर्ड आपको दिख जाते हैं मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके गलत हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बात तो बता दिए, ये सारे जो बात बताए हैं अभी तक आप लोगों को, ये सारे क्या हैं, निगेटिव टैग वर्ड हैं। मतलब अगर ऐसे वर्ड आपको दिख जाता है तो आपको देखते ही काट देना है कि ये एकदम गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे टैग वर्ड सही नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे हम कैसे मान लें कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो 100% आपने सही बोला कि हाँ सही बात है, हम कैसे मान लें कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल आपको नहीं मानना है, आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो चलिए अब एमसीक्यू भी कराएंगे आप लोगों को। अब आपको कुछ एमसीक्यू भी कराएंगे जिसे देख करके आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोग समय लीजिए और वीडियो को रोक करके पहले पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए यहां पर क्या बातें लिखी गई हैं, क्या चीज लिखा गया है। यहां पर लिखा गया है, एक छात्र एक समस्या को हल करने के बाद यह देख रहा है कि उसमें उसने कौन सी रणनीति अपनाई और क्या वह प्रभावी थी। वह छात्र किसका उपयोग कर रहा है, अनुशासन का चिंता करेगा नहीं, अभिसारी चिंतन होगा नहीं, रट कर याद करने की बात किया नहीं जा रहा है यहां पर। तो पॉजिटिव टैग वर्ड में अधिसंज्ञान था कि नहीं था, जल्दी बताइए आप लोग। अधिसंज्ञान कौन सा टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो देखते ही आपको टिक लगा देना है कि हम तो कंफ्यूज ही नहीं होंगे, क्योंकि हमने टैग वर्ड को पढ़ा है और अधिसंज्ञान जो है ये क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब कुछ लोग होंगे, कहाँ बताए हैं आपने पॉजिटिव टैग वर्ड में इस नाम को, आपने तो शायद नहीं बताया है। कौन कह रहा है ऐसा कि मैंने नहीं बताया, अभी जस्ट बताया हूं मैं। देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड मतलब सकारात्मक शब्द में क्या बताए हैं, सक्रिय सहभागिता, अन्वेषण, खोज, हस्तप्रत अनुभव, अवसर देने की बात आ जाए, विविधता का सम्मान, मातृभाषा, वास्तविक जीवन से जुड़ाव, समालोचनात्मक, त्रुटियों से सीखना, बाल केंद्रित, समावेशित, सतत, जिज्ञासा, प्रोत्साहित करना, लोकतांत्रिक वातावरण, सृजनात्मक, चर्चा शामिल करना, लचीलापन, अधिसंज्ञान, अपनी ही सोच के बारे में सोचना, क्या होता है, अधिसंज्ञान। क्या है ये, पॉजिटिव टैग वर्ड है। मतलब हमें सोचना ही नहीं है, हम ऐसे वर्ड को तुरंत करेक्ट लगा देंगे, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ऐसे एग्जाम में अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन को करना है तो आप 2 सेकंड में देखते ही ऑप्शन को ही मार दोगे टिक कि हाँ ये क्वेश्चन सही है। ऐसे ही आपके लिए मैं पीपीटी बनाया हूं, अगर उसको परचेज कर लेते हैं, मात्र 99 रुपए खर्चा करना है आपको। अगर आप उसको परचेज कर लेते हैं तो बस मेरा गारंटी है, लिख करके ले लो, आपका क्लियर है एग्जाम। और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है, वहीं पर तुरंत आपको पीडीएफ सारे मिल जाएंगे। और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, इतना ही नहीं है केवल। दूसरा क्या है, अगला कीवर्ड क्या है, मानकीकृत। इसका अर्थ क्या होता है, सबके लिए एक जैसा नियम या टेस्ट। यह गलत है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, सब बच्चे एक समान नहीं होते हैं। ऑप्शन में क्या दिया गया है, मानकीकृत और कठोर, केवल अंक पर आधारित, लचीला और छात्र की जरूरतों के अनुसार, वर्ष के अंत में एक बार। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा लचीला और छात्र की जरूरतों के अनुसार। आप कहेंगे हमें तो नहीं बताएं ये पॉजिटिव टैग वर्ड में, क्यों नहीं बताएं, ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, जस्ट मैंने बताया है, क्या बताया, अधिसंज्ञान के ऊपर ही बताया है लचीलापन। तो ये कहां भूल रहे हैं आप, सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। हमें इसमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे वर्ड में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो 2 क्वेश्चन से समझ में आया कि हमने जो बताया है उसी पर सारे टैग वर्ड आपको मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं। पार मचान के बारे में बात आ जाता है, स्क्रैप फोल्डिंग के बारे में बात आ जाता है, जैसे कि बच्चों के आसार नहीं बताना, बच्चों के अनुसार नहीं बताना, बल्कि वहां हिंट देना जहां वहां पर
अटक रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें कहीं पर डाउट आ रहा है तो उस डाउट को सॉल्व करना, उस डाउट पर हमें हिंट देना कि इस तरह से बच्चों को समझाना है। तो बच्चों को भ्रमित कर रहा है, उसे सजा दे रहा है, स्क्रैप फोल्डिंग प्रदान कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो पॉजिटिव टैग वर्ड में कौन सा वर्ड बताए हैं, जल्दी से बताइए। स्क्रैप फोल्डिंग, इसको भूलना ही नहीं है। ठीक, इसका फोल्डिंग, इसको पार बोलते हैं, मचान बोलते हैं। ठीक, बिल्कुल सही बात है। अन्वेषण, पूछताछ, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात आ जाता है तो हमें सोचना ही नहीं है, हमें देखते ही आंसर लगा देना है कि छात्रों को एक बीज बोने और उनकी बुद्धि का अवलोकन करने को कहना। वो क्या होता है? वो होता है अन्वेषण करना, पूछताछ। बच्चे को जवाब देने के बजाय उसे खोजने पर मजबूर करना। समझ में आया आप लोगों को? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी तरह से बात करते हैं कलन विधि के बारे में। अब इसको आप लोग आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ना, सिर्फ फार्मूले लगा देना है और कुछ नहीं लगाना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं अवलोचनात्मक के बारे में, समालोचनात्मक चिंतन के बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग हम लोगों ने कहां पर पढ़ा है, बताइए जल्दी से। क्रिटिकल थिंकिंग की बात किया जा रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। विज्ञापन पढ़ाते समय शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए, यह है आपका क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा? विज्ञापनों के पीछे छपे संदेश और उनके प्रभाव का अवलोचनात्मक विश्लेषण करने पर। मतलब इसका ऑप्शन बी जो होगा वो होगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चारों ऑप्शन को देखिए, सारे टैग वर्ड को दिमाग में घुमाइए और जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कीवर्ड वैसे एकदम ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे, कीवर्ड सारे यहाँ पर अटैच कर दिया हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचना है। इसका सही जवाब होगा समृद्ध भाषिक परिवेश। मतलब इसका ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या दिया गया है? कीवर्ड इसका है वैकल्पिक अवधारणाएं। क्वेश्चन दिया गया है विज्ञान की कक्षा में बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं के प्रति शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को डांटना चाहिए कि वो गलत सोच रहे हैं, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तक को सही भाषा में रटवा देना? रटवाना बिल्कुल नहीं है, उन्हें अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है, बच्चों को डांटना भी नहीं है, क्योंकि ये सारे निगेटिव टैग वर्ड हैं। तब क्या होगा? जो बचा है वही होगा। इन अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए, उन पर तर्कपूर्ण चर्चा करना चाहिए, जिससे बच्चों को सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरह से हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में, समावेशी शिक्षा के टैग वर्ड के बारे में। अब देखिए इसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में। एक समावेशी कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसको 60 वर्ड में TLM बोला जाता है, ये कैसी होनी चाहिए? केवल महंगी और आधुनिक। केवल आ गया मतलब हमें इसको कट कर देना है। केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित, बिल्कुल गलत। केवल क्यों आया है? ओनली वर्ड आया, हम काट देंगे तुरंत। हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है ये सही है कि गलत है, ये सही है कि गलत है, हमें सोचना ही नहीं है। केवल वर्ड यहां पर भी आया, काट दिए। केवल वर्ड यहां पर भी आया, काट दिया। केवल यहां पर भी आया, काट दिया। मतलब तुरंत सही जवाब आपका निकल करके सामने आ गया, हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन में 1 मिनट क्या 1 सेकेंड केवल लगेगा, 1 सेकेंड में आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निष्क्रिय टैग वर्ड के बेसिस पर क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि क्या आया हुआ है? शिक्षण की कौन सी विधि सबसे कम प्रभावी है? जल्दी से बताइए, चारों ऑप्शन को पढ़ करके आप जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा शिक्षक के द्वारा केवल व्याख्या देना, जहां छात्र निष्क्रिय श्रोता हो। अब यहां पर 99% स्टूडेंट गलत करेंगे। 1% में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपका 1% में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर केवल वर्ड वाला क्वेश्चन आपका सही जा रहा है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी सही नहीं जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए आया है, लेकिन अगर आप इसके पैसिव निष्क्रिय वाले कीवर्ड को पढ़ लेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। तो कीवर्ड भी याद रखना है। समझ में आया? उसी तरह से बहुभाषिकता के बारे में हम बात करें तो इस पे जो क्वेश्चन आया हुआ है ये क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मातृभाषा का उपयोग करना एक बड़ी बाधा है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, पूरी तरह प्रतिबाधित होना चाहिए, शिक्षक का अपमान है। सही जवाब क्या है इसका? जल्दी से आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एक महत्वपूर्ण संसाधन। सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। इसी तरह से हम बात करते हैं अवलोचनात्मक चिंतन के टैग वर्ड के बारे में। यहां पर लिखा गया है सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका चाहती है कि उसके छात्र मीडिया के प्रभाव को समझें।
कौन सा कार्य सबसे उपयुक्त है? सारे ऑप्शन को आप पढ़िए और जवाब दीजिए। दो अलग अलग अखबारों की एक ही खबर की रिपोर्ट का विश्लेषण करना, उनको अंतर समझाना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, खुला अंत वाले प्रश्न। इसके क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, छोटे कर दिए हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विज्ञान शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न को पूछना चाहिए? जल्दी से आप इसका सही जवाब बताइए, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? जो बच्चों को विभिन्न दिशाओं में सोचने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। सोचने, अगर थिंकिंग की बात करें और खोजने की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो अगर कहीं पर खोज की बात आ जाए, सोचने की बात आ जाए, मतलब ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं ऐसे ऑप्शन। तो बस हम ऐसे ऑप्शन को देखते ही करेक्ट लगा देंगे। पोर्टफोलियो के बारे में अगर बात आ जाता है, जैसे कि क्वेश्चन है, बच्चे की क्रमित प्रगति को मापने के लिए सबसे विश्वसनीय उपकरण क्या है? लिखित परीक्षा है कि गृह कार्य है कि पोर्टफोलियो है कि मौखिक प्रश्न है? जल्दी से आप लोग बताइए क्या है? तो पोर्टफोलियो है, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऑप्शन में कीवर्ड में पढ़ा हुआ है। पोर्टफोलियो का अर्थ क्या होता है? बच्चों के पूरे साल के बेहतरीन कामों का एक कलेक्शन फाइल। यह दिखाता है कि वह बच्चे ने धीरे धीरे करके प्रगति की है, धीरे धीरे करके सीखा है, उसी को पोर्टफोलियो बोला जाता है। अगला जो सवाल है वह है लैंगिक रूढ़िवादिता। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिखा गया है, सारे क्वेश्चन को आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके पढ़िए। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो छात्रों को डराने का नहीं होगा, कहानी सुनाने का नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा लैंगिक रूढ़िवादिता। ऐसे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, वो है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन के बारे में बात करें, इसके क्वेश्चन क्या आए हुए हैं? कौन सी गतिविधि बच्चों की सृजनात्मक को रोकती है, क्रिएटिविटी को रोकती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तथ्यों को ज्यों का त्यों याद करना और अभिसारी चिंतन करना। चिंतन की बात आ जाता है तो हम देखते ही उसको लगा देंगे कि वो ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऐसे ही आपको भर भर के ऐसे ऐसे पीडीएफ मैं दे दूंगा, बस आपको केवल 99 रुपीज खर्च करना है। जो नंबर दिख रहा है उसी पर जाके आपको सीधा सीधा पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पर आपको सीधा पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और कुछ नहीं करना है। जो आप 99 का पेमेंट करेंगे और इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आकर के पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और लिख देना है सीटेट पीडीएफ्स। सारे पीडीएफ आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएंगे व्हाट्सएप पर और इनके वीडियोज भी भेज दिए जाएंगे आपको व्हाट्सएप पर। कुछ भी खोजने की जरूरत आपको पड़ेगा ही नहीं। चलिए सक्रिय अन्वेषण के बारे में हम बात कर लेते हैं। सक्रिय अन्वेषण का मतलब क्या होता है? बच्चा खुद जासूस की तरह चीजों को खोलकर, प्रयोग करके या सवाल पूछ करके सीखता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव एक्सप्लोरेशन। क्वेश्चन क्या आया हुआ है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जल्दी से बताइए आप लोग। सही जवाब होगा बच्चे को पर्यावरण के साथ सक्रिय अन्वेषण का अवसर देना। अवसर देने की बात अगर दिख जाए तो सही है। कठिन शब्दों, उसके बाद टीवी चैनल देखना, याद करना, रटना, ये सारी गलत बात है। ठीक, अवसर देना सही बात है। बस कीवर्ड हमने पढ़ा है, हमें सारी बातें याद है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है, एक छात्रा किसी समस्या को हल करने के बाद अपनी स्वयं की रणनीति पर चिंतन कर रही है कि उसकी कहाँ गलती है, वह किस कौशल का उपयोग कर रही है। बच्ची कोई भी चीज कर रही है उसमें चिंतन कर रही है कि वो कहां पर गलती की है। रट कर याद करना गलत है। अनुकरण, ये भी गलत लग रहा है। निष्क्रिय स्वरण क्या है? गलत है। जब हमें एक टैगवर्ड दिख गया अधिसंज्ञान का तो बस हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल सही है ऑप्शन बी आपका। बस अगला क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? एक बच्चा पहेली को हल करते समय अटक जाता है। शिक्षक उसे आधा हल किया हुआ उदाहरण देता है, उसे संकेत देता है कि इसको क्या कहेंगे। बच्चे को भ्रमित कर रहे हैं। सजा देना, पार मचान, स्क्रैप फोल्डिंग। मेरे दोस्तों बस हमें कहीं पर सोचना ही नहीं है। पार मचान, स्क्रैप फोल्डिंग के बारे में अगर बात आ जाता है तो ये सही है। और क्यों सोचना हमें? क्योंकि हमें टैगवर्ड याद हो गया है। ठीक, मानकीकृत वाले क्वेश्चन, जैसे कि एक प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, लचीला, फ्लेक्सिबल के बारे में बात यहां पर आ गया है। तो बस क्यों सोचना? और लचीला दिख गया मतलब सही है। इसमें सोचना क्यों है? क्योंकि हमें टैगवर्ड पता है, बस तुरंत मारना है कि ये क्वेश्चन आपका करेक्ट है। और क्यों सोचना, किस लिए सोचना? ऐसे ही मजा आएगा अगर आप पीडीएफ को परचेज कर लेते हैं। बस 3 से 4 पीडीएफ को 10 बार रिवीजन कर लो, क्योंकि 3 ही 4 दिन का समय बचा हुआ है आपके पास। एग्जाम के एक दिन भी अगर आप इस पीडीएफ को ले लेते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं और एग्जाम में जाओगे तो इस तरह से स्माइल करते हुए आओगे। किसी का फेस पर
इस तरह का स्टिकर नहीं बना रहेगा। सब हंसते हुए ही आएंगे कि हाँ लास्ट में ही मिला, देर में ही मिला, लेकिन दुरुस्त चीज मिला, ऐसे कहते हुए आप लोग आएंगे। ये लिख करके ले लो आप लोग। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विज्ञान की कक्षा में बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं के प्रति शिक्षक को क्या करना चाहिए? जल्दी से इसको देखिए और बताइए। इन पर चर्चा करने के अवसर देना। अवसर की अगर बात आ जाता है मतलब ये आपका सही जवाब होगा। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? यह प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जल्दी से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग लगाना ही क्यों है? ये टैग दिख रहा है कि नहीं आपको? बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, समझ में आया? तुरंत सही है ये। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा उपकरण बच्चे की क्रमिक प्रगति का साक्ष्य देता है? क्या देता है? जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग बताइए, थोड़ा सा भी बताइए। पोर्टफोलियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हमें और क्यों सोचना इधर उधर, जब ये पता है हमें कि ये जो वर्ड है, ये जो टैग वर्ड है, ये करेक्ट ऑप्शन को दर्शाता है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो हमें क्यों सोचना इधर उधर? सही जवाब वही है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में पूछा गया है, तो क्या होगा? एक, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी क्षमता को प्रयास करने का अवसर मिले। अवसर की बात दिखा कि नहीं दिखा? तो सही है ना, यहां पर हमें सोचना क्यों है? ये सही है बस। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक सौर मंडल पढ़ाने से पहले छात्रों से उनके द्वारा रात में दिखे गए आसमान के बारे में चर्चा करता है। वह किस शिक्षण सूत्र का पालन कर रहा है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ज्ञात से अज्ञात। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ज्ञात से अज्ञात। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो यह है, एक कक्षा में बच्चों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव और गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए, बस। और क्या करना चाहिए? बस। सही जवाब यही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा बी को डी पढ़ता है और उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, वह किससे ग्रसित है? किससे ग्रसित है? बताइए आप लोग। वह है डिसलेक्सिया से ग्रसित है। सही जवाब ऑप्शन सी है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सक्रिय सहभागिता, इस टैग वर्ड पे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं देखते हैं। प्रभावी अधिगम के लिए छात्र को कैसा होना आवश्यक होता है? कैसा होना आवश्यक होता है? बच्चा एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, बच्चा जिज्ञासु होना चाहिए, यही है ना? क्या चीज है? सक्रिय सहभागिता का मतलब होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है बच्चा क्लास में सिर्फ मूर्त बन के ना बैठे, मूर्ति बन करके ना बैठे कि क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि वह सवाल पूछे, चर्चा करे कि सर आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों बनाया गया है, आखिर इसे ये क्यों कहते हैं। चर्चा करे, काम में हाथ बटाए, उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन बोलते हैं। शांत और आज्ञाकारी नहीं होते हैं, डरने वाला नहीं, रटने में माहिर नहीं चाहिए, सक्रिय होना चाहिए और जिज्ञासु होना चाहिए, उसके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए सीखने की। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में आकलन के बारे में क्या गलत है? गलत के बारे में पूछा गया है, तो बताइए। यह केवल वर्ड, गलत के बारे में पूछा गया है, क्या गलत है? तो केवल वर्ड आ गया, मतलब ओनली वर्ड हमेशा निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो क्या गलत है पूछा गया है, और जो गलत है उसी को छांटना है, और हम लोगों ने केवल वर्ड को पकड़ लिया तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस ये क्वेश्चन आपका सही है। और यहां पर लिखा जो गलत है उसी को करेक्ट करना है, तो हम तुरंत इसी को लगा देंगे, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट। और इसी तरह से आज का वीडियो आप लोगों का होता है यहां पर कंप्लीट। और जितने भी सारे लोग सीटेट में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं उनके लिए 3 से 4 पीडीएफ बनाए गए हैं। वो चारों पीडीएफ जैसे कि एक में ईवीएस का कंप्लीट नोट मिलेगा, एक में आपको जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, उनके सिद्धांत हो गए, सबके आप लोगों को ट्रिक वाले पीडीएफ मिलेंगे। तीसरा आप लोगों को एक बनाया गया है, उसमें सारे सीडीपी के एकदम भर भर के हम जान रहे हैं बहुत सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन मिलेंगे। और एक जो है आज का जो क्लास चल रहा है वो टैग वर्ड वाले पीडीएफ मिलेंगे। ये सारे पीडीएफ आप लोगों को जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उसी नंबर पर आपको सीधा सीधा 99 रुपए पेमेंट करना है, और पेमेंट करके सीधा सीधा इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर जाना है, इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है 99 रुपए का, और लिख देना है सीटेट पीडीएफ्स, सीटेट पीडीएफ्स। बस 99 रुपए में आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा।
अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि गारंटी के बेसिस पर सारे क्वेश्चन भी कराया हूं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। जितने भी सारे लोग सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं वो सारे लोग इस पीडीएफ को परचेज करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।